हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण के बारे में। इस अध्याय में आपको रुधिर और लसिका के संगठन और गुणों के बारे में बताया जाएगा और फिर इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 18 की पहली हेडिंग रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं रुधिर के बारे में। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ठीक है, ब्लड जो है, रक्त जो है, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो रक्त जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री अर्थात मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ब्लड जो है, रक्त जो है, एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें मैट्रिक्स और प्लाज्मा के साथ साथ अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैट्रिक्स आधात्री में क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कैसा कलर होता है इसका, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप देख रहे हैं रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो पहला देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है प्रद्रव्य, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो प्लाज्मा अर्थात प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ब्लड के आयतन का प्लाज्मा कितना भाग होता है? तो रक्त के आयतन का प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% भाग होता है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रद्रव्य में 90 से 92% जल होता है। ठीक है, तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रद्रव्य अर्थात प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है और इस 55% भाग में 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में कौन कौन होते हैं? तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है, मेन प्रोटीन है। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य प्रोटीन जो है वह फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, कहाँ क्या क्या इसका वर्क है? फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होता है। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन है इसकी ज़रूरत जो है ब्लड क्लॉट कराने के लिए, रक्त को थक्का जमाने में या स्कंदन में होता है। ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन का उपयोग कहाँ होता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है, जबकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका उपयोग जो है परासरणी संतुलन के लिए होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के बारे में जो एक रुधिर का पार्ट है। ठीक है, यह रुधिर का 55% भाग होता है। इसका कलर हल्का पीला रंग, गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसमें 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इनमें मुख्य प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन होता है जो मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन का कार्य जो है रक्त का थक्का बनाने और स्कंदन का होता है। ग्लोबुलिन का उपयोग जो है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्लोबुलिन का उपयोग कहाँ होता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। तथा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन होते हैं। प्लाज्मा में
अनेक खनिज आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो शरीर में जो है प्लाज्मा संक्रमण अवस्था में होता है, जिसके कारण इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी पाया जाता है। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। ठीक है, रुधिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड के स्कंदन के लिए अनेक कारक जो होते हैं वे प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ठीक है, बिना थक्का जमे हुए स्कंदन कारक के प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो इस प्लाज्मा में आपने देखा कि प्लाज्मा जो है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। जो मुख्य प्रोटीन इसमें होता है वो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन होता है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्तकणिका बनाने या स्कंदन में होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग जो है पराशरणीय संतुलन के लिए होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन होते हैं। शरीर के संक्रमण की अवस्था में होने के कारण प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक जो हैं वे प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे प्लाज्मा के बारे में। अब देखते हैं संगठित पदार्थ के बारे में। प्लाज्मा के अलावा ब्लड में और कौन से पदार्थ होते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा जो दूसरे पदार्थ होते हैं उन्हें संगठित पदार्थ कहा जाता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं संगठित पदार्थ में? तो लाल रुधिर कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट इसे कहा जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, इरिथ्रोसाइट। श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। श्वेताणु, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, तथा पट्टिकाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आरबीसी लाल रुधिर कणिका, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु और प्लेटलेट्स अर्थात पट्टिकाणु को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं। ठीक है, ये जो संगठित पदार्थ हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं, जबकि 55% भाग लगभग क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, तो आइए इसको अलग अलग देखते हैं। चित्र 18.1 देख लेते हैं। यह आप देखें ध्यान से, यह रक्त के संगठित पदार्थ का फिगर बनाया गया है। यहाँ पे रक्त के संगठित पदार्थ जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को दिखाया गया है। यहाँ पे देखें, यह आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रुधिर कणिका, आरबीसी। यह आपके प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स जिसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसमें एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट है जिसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फिगर बनाया गया है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो हैं वे डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स हैं। ये आपका प्लेटलेट्स है और ये आपका आरबीसी है। ठीक है, तो जो आपका ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है, उसमें इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक अध्ययन करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं लाल रुधिर कणिका के बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, रक्ताणु कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट अर्थात रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं।
ठीक है। तो संगठित पदार्थ में आरबीसी का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं आरबीसी की, वह अन्य की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है। तो इरेथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाएँ अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएँ लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की नंबर कितना होगा, लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या कितना होगा, तो यह जो है लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती हैं। 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। वयस्क अवस्था में, एडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं, ठीक है। तो वयस्क अवस्था में यह जो आरबीसी हैं वे कहाँ बनती हैं, तो रेड बोन मैरो में बनती हैं, लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं, ठीक है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं, ठीक है। अधिकतर स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तथा इसकी आकृति जो है उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव होती है। आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव होती है, ठीक है। लाल रुधिर कणिका का कलर क्या होता है, तो इसका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रुधिर कणिका का जो लाल कलर है वह एक जटिल प्रोटीन जो लौह युक्त होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या वर्क है, तो इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हीमोग्लोबिन है उसका जो मेन वर्क होता है, महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है वह है श्वसन गैसों के परिवहन में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन में मुख्य भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु जो है 120 दिन होती है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी की जो औसत एवरेज एज है वह 120 दिन होती है, ठीक है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा में होता है, ठीक है। उम्र पूरा होने के बाद जब यह प्लीहा से गुजरती है तो यह टूट जाती है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं संगठित पदार्थ के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि लाल रुधिर कणिकाएँ अर्थात इरेथ्रोसाइट, श्वेताणु अर्थात ल्यूकोसाइट और पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ करते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं, ठीक है। फिर आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा। इरेथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएँ अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएँ लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती हैं, ठीक है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता है तथा इसकी आकृति जो है उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रंग जो है एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु जो है 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा में होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग ल्यूकोसाइट के बारे में, जिसे WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स अर्थात श्वेताणु। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, ठीक है, ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण
तथा रंगहीन होने के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने के कारण, कलरलेस होने के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो WBC है आपका, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या जो है लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। WBC की संख्या RBC की तुलना में कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। ठीक है, तो WBC की जो औसतन संख्या होती है वह 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। ठीक है, सामान्यतः यह कम समय तक जीवित रहती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वे सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, WBC को, श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को एग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु जिसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, दूसरा अकण कोशिका अर्थात एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जिसमें कण पाए जाते हैं उन्हें कणिकाणु कहा जाता है, ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, और दूसरे में जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अकण कोशिका या एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, कणिकाणु और अकण कोशिका। ठीक है, कणिकाणु में कौन कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, फिगर आप देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ये सब ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ठीक है, कणिकाणु हैं। जबकि जो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में आप देख रहे हैं T लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट है। ठीक है, मोनोसाइट्स जो हैं वे सब किस में आते हैं? एग्रेनुलोसाइट में आते हैं, अकण कोशिका में आते हैं। ठीक है, तो जो आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं है इसको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु और अकण कोशिका। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल कणिकाणुओं के प्रकार हैं, ग्रेनुलोसाइट के प्रकार हैं। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं एग्रेनुलोसाइट अर्थात अकण कोशिका के प्रकार हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं। WBC में श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वे संख्या में सबसे अधिक होते हैं, लगभग 60 से 65%, और बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। ठीक है, तो WBC में सबसे अधिक संख्या जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है, लगभग 60 से 65%, और बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। तो ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने के कारण इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है तथा इसकी संख्या जो है लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। औसतन जो है 6000 से 8000 प्रति घन मिमी रक्त में इनकी संख्या होती है। सामान्यतः यह कम समय तक जीवित रहते हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु और अकण कोशिका। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल को कणिकाणुओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 60 से 65%, जबकि बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो हैं यह 6 से 8% होते हैं। ठीक है, ये भक्षण कोशिकाएं होती हैं, अर्थात शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को, हानिकारक जीवों को समाप्त करने का काम करती हैं।
बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है। ठीक है, तो जो बेसोफिल है वह हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है तथा शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, उन सारी एक्टिविटी में बेसोफिल पार्टिसिपेट होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो 6 से 8% हैं, यह भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, जो बेसोफिल है वह हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करते हैं तथा शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, स्नोफिल जो है जो 2 से 3% होता है, यह संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, एस्नोफिल जो हैं जो 2 से 3% है, यह संक्रमण में बचाव करती हैं और एलर्जी प्रक्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट जो है वह 20 से 25% होता है और यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25% होता है और 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट यह दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट जो हैं शरीर के इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, पट्टिकाण अर्थात प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो पट्टिकाण अर्थात प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनता है। जो प्लेटलेट्स हैं यह मेगाकैरियोसाइट अर्थात अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका जो होती है, अस्थि मज्जा की, बोन मैरो की विशेष कोशिका जिसे मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, इनके टुकड़ों के विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त में इनकी संख्या जो है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितनी होती है? तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वे कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग में विकृत हो जाती है और शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, तो अगर जो है प्लेटलेट की संख्या शरीर में कम हो जाए तो इससे स्कंदन जो है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वह विकृत हो जाती है और शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स में आपने देखा कि इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट जो अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है कि टुकड़ों के विखंडन से बनता है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं जिनसे अधिकांश जो हैं वह रुधिर को थक्का जमाने में सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृत हो जाती है और शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, WBC में आपने पढ़ा कि इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होते हैं वे भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल जो हैं वह हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती हैं और शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। स्नोफिल जो है जो 2 से 3% होता है, यह संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, बी और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।